ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 11, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि लिंग कुन अपने स्पेशल रिंग से 10 लाइट येलो क्रिस्टल्स निकालकर डीमन सप्रेसिंग फॉर्मेशन के हार कोने में भेज देता है, जिससे वो सभी येलो क्रिस्टल फॉर्मेशन का हिस्सा बनकर उसकी सीलिंग पावर को बढ़ा देते हैं। तुरंत ही पूरा बैरियर और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और येलो लाइट चमकने लगती है। वो सारे येलो क्रिस्टल्स इतनी स्ट्रॉन्ग सीलिंग फोर्स रखते थे कि उनके मर्ज होते ही 20 साल में होने वाला बैरियर स्टेबलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आगे लिंग कुन अपनी उंगली नीचे चलती हुई फ्लैशिंग प्रोफाउंड फॉर्मेशन की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, जो प्रोफाउंड फॉर्मेशन इस डीमन को सील करने के लिए यूज की गई है उसे हेवन स्माइट सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन कहते हैं। चाहे कोई भी हो, इस हेवन स्माइट सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन के अंदर उनकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन ज्यादातर सप्रेस हो जाती है। जब तक ये डीमन हेवंस पनिशमेंट के नीचे बंद है, तब तक वो कभी भी यहां से भागने का सपना भी नहीं देख सकता। लिंग कुन बिना किसी एक्सप्रेशन के आगे बोलता है, इस डेमन का बाहरी अपीयरेंस बिल्कुल हमारे जैसे है और ये भी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन ही कल्टीवेट करता है, लेकिन इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसका नाम है प्रोफाउंड हैंडल। लेकिन डेमन के बीच में भी जिनके पास प्रोफाउंड हैंडल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब तुम लोग वो सब देख चुके हो जो तुम्हें देखना चाहिए था। अब याद रखना मैंने पहले क्या कहा था। लिंग कुन अपनी नजर सभी लोगों पर डालता है, फिर एक कदम आगे बढ़कर बैरियर के सामने ठंडा सा स्माइल करते हुए बोलता है, डेमन, तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करनी चाहिए कि तुम इतनी देर तक धूप देख पाए, है ना? तुम्हें वापस भेजने से पहले एक और न्यूज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम्हारा बेटा और बहू ने 20 साल पहले तुम्हें बचाने के लिए डायरेक्ट माइटी हेवनली सोर्ड रीजन में घुसने की कोशिश की, लेकिन बेचारे ये नहीं जानते थे कि तुम तो 100 वर्षों पहले ही यहां शिफ्ट कर दिए गए थे। हाँ। डेमन का पूरा शरीर कांप उठता है। वो अपना सिर तेज से उठाता है और पागल की तरह चिल्लाता है, तूने मेरे बेटे के साथ क्या किया? उसके साथ क्या किया? अगर उसके एक बाल को भी कुछ हुआ तो मैं भूत बन के भी तुझे माफ नहीं करूंगा। लिंग कुन ठंडे लहजे में हंसते हुए कहता है, टिस्क, तुम्हारा बेटा काफी चालाक था। वो हमारे माइटी हेवनली सोर्ड रीजन से बच के निकल गया था। वो तो इस जगह को ढूंढने ही वाला था, लेकिन हमने पहले उन्हें ढूंढ लिया। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि वो हमें दोबारा चकमा देकर इल्यूजरी डीमन वर्ल्ड वापस भाग गए। लेकिन दोनों बहुत बुरी तरह से इंजर्ड थे और महीनों तक भाग रहे थे, तो उनकी लाइफ फोर्स लगभग खत्म हो गई थी। अगर वो इल्यूजरी डीमन वर्ल्ड तक वापस भी पहुंच गए हों तो भी वो आधे पैर कब्र में लेके गए थे। मुझे लगता है वो लोग 10 साल पहले ही मर चुके होंगे। डेमन की आंखें फट जाती हैं बिना पलकें झपकाए। उसके शरीर से गुस्सा और निराशा का वॉल्केनो फट पड़ता है। वो पागलों की तरह स्ट्रगल करता है और जोर से चिल्लाता है, तू झूठ बोल रहा है, मेरा बेटा कभी नहीं मरेगा। माइटी हेवनली सोर्ड के हरामी लोग, तुम लोग ही मरने के लायक हो। उसकी चीख के बीच अचानक एक हाथ उसके चैन के क्रैक से बाहर निकलता है और वो हाथ सीधा लिंग कुन की तरफ शूट करता है, एक बीम ऑफ प्रोफाउंड एनर्जी के साथ। आसपास से तुरंत शॉक्ड आवाजें आती हैं। सब लोग रिफ्लेक्स में पीछे हट जाते हैं। लिंग कुन के चेहरे पर भी थोड़ा हैरानी का असर दिखता है, लेकिन न वो डर रहा होता है न घबरा रहा होता है। वो वहां सीधा खड़ा रहता है। प्रोफाउंड एनर्जी की बीम बैरियर से टकराती है, लेकिन उससे पार नहीं कर पाती। एक हल्का बैंग होता है और एनर्जी पूरी तरह गायब हो जाती है। लिंग यूएफएंग सबको समझाता है, आप सभी लोग घबराओ मत। ये प्रोफाउंड फॉर्मेशन बैरियर बाहर से किसी को अंदर आने से नहीं रोकता, लेकिन ये हर तरह की पावर को बाहर जाने से पूरी तरह रोक सकता है। डेमन हमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना चेहरा भी शांत नहीं था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि हेवंस माइट सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन कितनी ज्यादा पावरफुल है। ये किसी की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को 1% तक भी गिरा सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो प्रोफाउंड एनर्जी ओरा इस डेमन ने गुस्से में एक्टिवेट किया, वो उसकी फुल स्ट्रेंथ के बराबर था। लिंग को नफरत भरे टोन में स्नॉट करता है, पैंप, तेरा एक हाथ बाहर निकल गया। इसका मतलब यह है कि पहले वाली सील थोड़ी कमजोर थी, लेकिन तू इतना भी बेवकूफ नहीं है कि तू सोचे मीटियोराइट चेन की सील और हेवंस पनिशमेंट सोर्ड की सप्रेशन को तोड़ के तू भाग सकता है ना? डीमन गुस्से से चीखता है, तुम हरामी लोग, मैं तुम सबको मार डालूंगा। वो अपने एक एक्टिव हाथ से लगातार प्रोफाउंड लाइट की लाइंस लिंग कुन की तरफ फायर करता जा रहा था। उसकी चीख एक जंगली जानवर जैसी थी। उसकी शैकल्स में स्ट्रगल्स की आवाजें कान फाड़ने वाली थीं। लिंग कुन सिर हिलाते हुए बोलता है, टिस्क, कितना बेचारा लग रहा है। पहले का डीमन एम्पायर का गार्डियन एंजल, इल्यूजरी डीमन वर्ल्ड के लाखों लोगों का किंग, अब एक पागल कुत्ते की तरह बन गया है।
मैं भी ये सीन देखना नहीं चाहता। शायद बेहतर होगा अगर मैं तुझे नीचे भेज दूं। वो अपनी हथेली पलटता है और उसके उंगलियों के बीच एक अजीब प्रोफाउंड फॉर्मेशन क्रिस्टल आता है। एक छोटा सा प्रोफाउंड फॉर्मेशन उसके सामने अपीयर होता है। उसके बाद हेवंस पनिशमेंट सोर्ड के नीचे वाली प्रोफाउंड फॉर्मेशन दोबारा चमकने लगती है। फिर वो धीरे धीरे घूमती है और डेमन के सील होने वाले एरिया को नीचे की तरफ ले जाने लगती है। कांग युए हल्की आवाज में बोलती है, ये डेमन कितना डरावना है। युनचे सोचता है, वो सच में डरावना है। मैं सोच रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या दुश्मनी थी इल्यूजरी डीमन वर्ल्ड और माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के बीच कि इस डेमन को पूरे 100 साल तक बिना रोशनी के इस जगह सील कर दिया गया। दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो ये सब झेल सकें। वो थोड़ा सा पागल जरूर लग रहा है, लेकिन वो सच में पागल नहीं हुआ। उसकी स्पिरिट की स्ट्रेंथ कमाल की है। शा युएनबा धीरे से बोलता है, मुझे भी लगता है कि वो काफी बेचारा है और मुझे नहीं लगता कि वो कोई बुरा इंसान है। चिन वुशंग कहता है, सेक्रेड ग्राउंड्स जैसे प्लेन की दुश्मनी और विवाद वो चीजें हैं जिन्हें हम समझ भी नहीं सकते। इसलिए हमें किसी को जज करने का हक भी नहीं है कि वो बुरा है या नहीं। हम सिर्फ दूर से देख सकते हैं। जैसे ही हेवंस पनिशमेंट सोर्ड धीरे धीरे नीचे जा रही थी, डेमन का चेहरा भी उनकी नजर से धीरे धीरे गायब होने लगा। लेकिन वो अब भी एक इविल स्पिरिट की तरह चिल्ला रहा था और उसकी आवाज सबके कानों में गूंज रही थी। उसके खतरनाक अटैक्स भी रुक नहीं रहे थे और कैओटिक प्रोफाउंड लाइट की स्ट्रीम्स बैरियर से टकरा रही थीं। मैं तुम सबको मार डालूंगा, सबको, मैं तुम सबको मार डालूंगा। उसके पागलपन भरी चीख के बीच अचानक वो अपने अटैक्स रोक देता है। वो अपना हाथ सामने बढ़ाता है और जोर से खींचता है। हुश की आवाज के साथ बैरियर के अंदर से एक तेज हवा का झोंका बाहर निकलता है। फिर वो धीरे से बढ़ता जाता है और एक मैग्नेटिक फोर्स के साथ बैरियर के बाहर तक पहुंचती है। ये ऑब्वियस था कि गुस्से के एक्सट्रीम में ये आधा पागल डेमन किसी को खींच के अंदर ले जाकर उसे मार डालना चाहता था। अगर वो किसी को भी बैरियर के अंदर खींच लेता तो चाहे वो लिंग कुन ही क्यों ना हो, हेवंस माइट सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन के अंदर जाते ही उनकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म तक गिर जाती और वो मरने के लिए तैयार होते। लेकिन बैरियर से निकलने के बाद उस अट्रैक्शन फोर्स काफी कमजोर थी और जो लोग वहां मौजूद थे वो सब ब्लू विंड एम्पायर के टॉप एक्सपर्ट्स थे। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स उन पे कोई असर नहीं कर पाई। हेवंस पनिशमेंट सोर्ड नीचे गिरता रहा और डेमन की आवाज धीरे धीरे अंधकार भरी हो गई। उस वक्त वो कमजोर सी अट्रैक्शन फोर्स रुक गई। 2 सांसों के बाद अचानक एक एनर्जी करंट इकट्ठा होकर बाहर की तरफ शूट करता है और जिस डायरेक्शन में एनर्जी ब्लास्ट गई थी वो कोई और नहीं बल्कि युएनबा था। एनर्जी करंट के नीचे शा युएनबा, जो केवल एलिमेंट्री प्रोफाउंड रेल्म लेवल पर है, अचानक से जोर से खींच लिया गया और वो सीधा बैरियर की तरफ उड़ गया। जब उसकी बॉडी बैरियर से टकराई तब उसके मुंह से एक डरा हुआ चीख निकल गई। युनचे चिल्लाता है, युएनबा! ये एक ऐसा सीन था जो युनचे ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे ही उसने युएनबा को खींचते हुए देखा, युनचे का चेहरा सफेद पड़ गया और वो जोर से चिल्लाता हुआ उसकी तरफ दौड़ पड़ा। चिन वुशंग चिल्लाता है, वहां मत जाओ। चिन वुशंग तुरंत युनचे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो के स्विफ्ट मूवमेंट्स की वजह से उसके हाथ में सिर्फ युनचे का आफ्टर इमेज आता है। युनचे की बॉडी के मूवमेंट ने हवा में एक कान फाड़ने वाली फ्रिक्शन की साउंड क्रिएट की। लाइटनिंग के स्पीड से वो फाइनली युएनबा के पीछे पहुंचा और उसके लेफ्ट पैर को पकड़ लिया। लेकिन इसी मोमेंट में दोनों युनचे और युएनबा बैरियर के अंदर खींच लिए गए, सीधा हेवंस माइट सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन के अंदर। साथ ही डेमन की पागल हंसी भी गूंज रही थी। हा 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 हा, मार डालूंगा, सबको मार दूंगा। सब लोग चिल्लाते हैं, जूनियर ब्रदर युनचे, बॉस वहां मत जाओ। कांग युए को चिन वुशंग ने मजबूती से रोक रखा था। शॉक्ड लिंगजी को लिंग युएफंग ने थप्पड़ मारकर पीछे धकेल दिया। जैसे जैसे युनचे और युएनबा बैरियर के अंदर चलते गए, सबके चेहरों का रंग उड़ गया। लिंग कुन पहले ही बता चुका था कि हेवंस माइट सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन का क्या असर होता है और सबको क्लियरली पता था कि अगर कोई उसमें अंदर गया तो क्या होने वाला था। लिंग कुन का एक्सप्रेशन भी टोटली बदल गया था। उसके लिए यह एक बड़ा एम्बैरेसमेंट था कि उसके सामने ऐसा कुछ हो गया। शा युएनबा चिल्लाता है, जीजा जी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था जब उसने पीछे देखा युनचे को, जिसने उसका पैर पकड़ रखा था। एक भयानक सप्रेशन हर डायरेक्शन से युनचे की प्रोफाउंड वेन्स को लॉक कर लेती है, जैसे उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन को किसी अनजानी ताकत ने फ्रीज कर दिया हो। लेकिन यह सप्रेशन सिर्फ कुछ सेकंड्स तक ही टिकती है। हेवंस माइट सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन किसी भी इंसान के प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को सप्रेस कर सकती थी, लेकिन युनचे एक एक्सेप्शन था
क्योंकि उसकी प्रोफाउंड वेन्स एक नॉर्मल आदमी की नहीं थी, वो थी एक ट्रू गॉड की प्रोफाउंड वेन्स। जब इविल गॉड्स प्रोफाउंड वेन्स से रेड लाइट फ्लैश होती है, सप्रेशन तुरंत गायब हो जाता है। युनचे एक जोरदार दहाड़ के साथ चिल्लाता है और उसका पूरा जिस्म ब्लड रेड लाइट से चमक उठता है। उसी वक्त उसकी आंखें स्कारलेट रेड हो जाती हैं। मौत के इस पल में युनचे बिना किसी हेजिटेशन के इविल गॉड के थर्ड गेट परगेटरी को फोर्सफुली ओपन करता है। एक्सप्लोसिव पावर बढ़ने के साथ वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ राइट हाथ में जमा करता है और युएनबा को पीछे की तरफ जोर से फेंकता है। उसकी तेज दहाड़ के साथ उसकी पूरी स्ट्रेंथ एक तेज तूफान बन जाती है और युएनबा को बैरियर के बाहर फेंक देती है। और युनचे डेमन के मैग्नेटिक फोर्स की वजह से और भी तेजी से डेमन की तरफ खींच लिया जाता है। युएनबा चिल्लाता है, जीजा जी। युएनबा का जिस्म दूर उड़ता हुआ बैरियर से बाहर जाता है और उसने युनचे का एक हल्का सा मुस्कान भरा एक्सप्रेशन देखा, जैसे वो खुश था कि वो युएनबा को बचा पाया। जैसे ही युएनबा बैरियर के बाहर आता है, वो जोर से जमीन पे टकराता है। उसका सिर घूम रहा था, पूरा शरीर दर्द से भर चुका था। सांस लेने से पहले ही वो उठकर युनचे की तरफ दौड़ता है और चिल्लाता है, जीजा जी, जीजा जी। इसी वक्त युनचे का पीठ डेमन के हाथ से टकराता है। एक जोर की आवाज आती है, उसकी पीठ फट जाती है, उसका मांस टुकड़े टुकड़े हो जाता है, हड्डियां टूट जाती हैं। उसके मुंह से 6 मीटर लंबी खून की धार निकलती है। फिर वो एक टूटे हुए पपेट की तरह हवा में उछलता है और दूर जा गिरता है। और मरने से पहले उसके कानों में डेमन की पागलपन से भरी हंसी गूंजती है। बूम की आवाज के साथ हेवंस पनिशमेंट सोर्ड अचानक बहुत तेजी से नीचे गिरता है। एक जोर के शोर के साथ वो डेमन और युनचे दोनों को सील कर देता है। सोर्ड मैनेजमेंट टेरेस के नीचे एक अनइमेजिनेबल गहराई में कांग युए चिल्लाती है, जूनियर ब्रदर युन। उसको इतना बड़ा शॉक लगता है कि वो बेहोश हो जाती है। युएनबा चिल्लाता है, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। वो पागल जैसे भागता हुआ आगे बढ़ता है और सीधा हेवंस पनिशमेंट सोर्ड के नीचे गिर पड़ता है। उसके दोनों हाथों से वो प्लेटफॉर्म पे जोर से मारता है जहां तलवार रखी थी, बैंग बैंग की आवाज के साथ, जब तक उसकी उंगलियों के बीच की स्किन फट के खून नहीं निकल आता। लेकिन हेवंस पनिशमेंट सोर्ड का सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं हिलता। सबके चेहरे शौक से भरे हुए थे। चिन वुशंग शौक में एकदम सन्न रह गया। वो काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, बिना कुछ समझे। कुछ देर बाद उसने अपना सिर उठाया और गहरी सांस ली, जैसे उसका सीना फट जाएगा। थोड़ी सी उम्मीद पकड़ के वो भारी कदम उठाता हुआ लिंग कुन के पास गया। उसके सामने खड़ा हुआ और बेजान आवाज में पूछता है, एल्डर लिंग, क्या हेवंस पनिशमेंट सोर्ड को हटाया जा सकता है? शायद युनचे, शायद वो। लेकिन आधे रास्ते पे ही चिन वुशंग बोलना बंद कर देता है, उसके दुख के कारण। चिन वुशंग की बात सुन के युएनबा, जिसे लगभग होश नहीं था, एकदम से जाग गया। वो तुरंत लिंग कुन के ऊपर गिर पड़ा। प्लप की आवाज के साथ वो घुटनों के बल उसके सामने गिर गया और अपने खून से भरे हाथों से उसके पैर पकड़ लिए और बोला, एल्डर लिंग, एल्डर लिंग, मैं आपसे भीख मांगता हूं, प्लीज हेवंस पनिशमेंट सोर्ड हटा दीजिए। जीजा जी, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। प्लीज प्लीज, मैं आपसे गुहार करता हूं, उसकी जान बचा लीजिए। युएनबा की आवाज इतनी भारी थी कि जितने लोगों ने भी सुना उनके दिल कांप गए। लिंग कुन का चेहरा भी काफी बेचैन था, क्योंकि असल में सबका रूट कॉज वही था। अगर उसने रैंकिंग टूर्नामेंट से पहले वो आइडिया नहीं दिया होता कि टॉप 10 सेक्ट्स को डीमन सीलिंग रिचुअल दिखाए, तो ये सब होता ही नहीं। लिंग कुन गहरी सांस लेता है और भारी आवाज में कहता है, बकवास, हेवंस पनिशमेंट सोर्ड का सेपरेशन सिर्फ चाहने से नहीं हटा सकते। जो प्रोफाउंड फॉर्मेशन एक्टिवेट किया था, उसमें हेवनली माइटी सोर्ड रीजन के बहुत सारे एल्डर्स का साथ था और काफी वक्त लगा। साय, और अगर हटा भी दिया जाए तो क्या? जो चोट उसने अभी अपने शरीर के ऊपर ली है, उसमें वो मर चुका होगा। ये उसकी खुद की गलती थी। तुम सब लोग बस छोड़ दो। चिन वुशंग गहरी सांस लेता है, आंखें बंद करता है, उसका दिल दुख से भर जाता है। युएनबा ने हिलना बंद कर दिया। वो वहीं घुटनों के बल जम गया, जैसे उसकी जान निकल गई हो। चिन वुशंग दुखी मन से कहता है, युएनबा, उठ जा, तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। सिर्फ तभी तुम काबिल बनोगे उस लाइफ के जो युनचे ने तुम्हारे लिए दे दी। उसके बाद युएनबा से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो उसका सिर नीचे करता है, उसे उठाना चाहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि युएनबा के चेहरे पे 2 लंबी ब्लड की लकीरें बह रही थीं। ये थे खून के आंसू। ये तब होता है जब किसी इंसान का दर्द इतना एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है, जब उसका दिल टूट जाता है, उसका मन बिखर जाता है, उसका सोल दुखी होकर खून के आंसू रो देता है।
चिन वुशंग का दिल एकदम से झटका खाता है। तभी उसे समझ आता है कि उसने हमेशा युनचे और सिया युआनबा के बॉन्ड को अंडर एस्टिमेट किया था। वो नहीं जानता था कि जब युनचे के प्रोफाउंड वेन्स क्रिपल हो गए थे और सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, तब उसके दादाजी और छोटी आंटी के अलावा सिर्फ सिया युआनबा था जो उसके साथ खड़ा था। चिन वुशंग तुरंत उसके सामने झुक जाता है और उसे तसल्ली देते हुए कहता है, युआनबा, तुम ठीक हो? साय, अगर रोना है तो खुल के रो लो, लेकिन उसके बाद तुम्हें जिंदा रहना होगा। युनचे का फ्यूनरल तैयार करना होगा और सबसे ज्यादा उसके अधूरे काम को पूरा करना होगा। चिन वुशंग के तसल्ली देने वाले शब्दों का सिया युआनबा पर कोई असर नहीं हुआ। वो वहीं घुटनों के बल बैठा रहा, बिना हिले। उसका चेहरा इतना सफेद था जैसे उसमें जिंदगी का एक भी रंग ना हो। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी और उसके पेल चेहरे पर 2 खून से भरे आंसुओं की धार इतनी ठंडी थी कि देखते ही रूह कांप जाए। चिन वुशंग जोर से चिल्लाता है, युआनबा। ये जोर से चिल्लाना जैसे सिया युआनबा को एक भयानक सपने से जगा देता है। वो अचानक आह करके चिल्लाता है, खड़ा होता है, पागलों की तरह दौड़ जाता है। उसका वो फटा हुआ, दिल चीर देने वाला चीखना हर एक के दिल को एक एक सुई की तरह चुभता है, दर्द से भरा हुआ। किसी ने उसे रोका नहीं, सब उसकी तरफ देखते रहे, आंखों में अलग अलग जज्बात के साथ, जब तक वो उनकी नजर से गायब नहीं हो गया। चिन वुशंग फिर से चिल्लाता है, युआनबा। वो उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन वो बेहोश कांग युए को छोड़ नहीं सकता था। वो गहरी सांस लेता है। उसके दिल का बोझ इतना भारी था जैसे एक पहाड़ उसके सीने पर हो। चिन वुशंग मजबूर होकर बोलता है, विल्ला मास्टरलिंग, कृपया करके किसी को भेजो जो मेरे डिसाइपल युआनबा का ध्यान रख सके। वो किसी और से बात करने के मूड में नहीं था। उसने कांग युए को उठाया और उनके कोर्टयार्ड की तरफ उड़ा। लिंगजे जमीन पर अपनी कमर के बल बैठ जाता है और वो बड़ा हेवेंस पनिशमेंट सोर्ड को खाली नजरों से देखता है। उसके दिल के अंदर तुरंत उलझन का तूफान मच जाता है। वो बोलता है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? लिंगयुन अपनी आंखें बंद करता है और दुख भरे लहजे में कहता है, हेवेन सच में बेमिसाल टैलेंट से जलता है। लिंग यूएफेंग कहता है, एल्डर वुगो, किसी को भेजो जो उस सिया युआनबा के पीछे छुप कर रहे, उसे कुछ होने मत देना। और ग्रैंड मदर जुमू को प्रिंसेस कांग युए के पास भेजो ताकि वो उसकी जान और मन की हालत चेक कर सके। उसकी बॉडी और स्पिरिट दोनों ठीक रहनी चाहिए। उसके इंस्ट्रक्शंस के बाद वो गहरी सांस लेता है। लिंग वुगू गर्व से कहता है, जी, और तुरंत निकल जाता है। चू युएली की आंखें उलझन भरे जज्बात से भरी होती हैं। वो शुई वुशुआंग और वू शुएक्सिन को लेकर बिना कुछ कहे निकल जाती है। उसके दिल में युनचे की मौत के लिए थोड़ा अफसोस था, थोड़ी दया भी, साथ ही एक ऐसा हल्का सा सुकून भी जो शायद उसे महसूस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब सिया किंगयू दुनिया के रिश्तों से बिल्कुल आजाद हो चुकी थी और फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में ध्यान लगा सकेगी। ज्यादा लोग शोक में थे, लेकिन कुछ लोग दूसरों की बदकिस्मती में खुशी भी महसूस कर रहे थे। फेन जुएचेंग के लिए तो यह नतीजा जैसे हेवन का वरदान था। वो ठंडे लहजे में खुद से कहता है, बेवकूफ, उसने एक ट्रैश के लिए अपनी जान दे दी। बिल्कुल बेवकूफी थी, लेकिन फिर भी तुझे तो खुशकिस्मत कहना चाहिए कि तू इतनी आसानी से मर गया। अगर वो फैसला मेरा होता तो तुझे इतनी आसानी से मरने ही नहीं देता। जमा हुई भीड़ धीरे धीरे बिखरने लगी। लिंकुन अपनी जगह पर खड़ा रहता है, हेवंस पनिशमेंट सोर्ड की तरफ देखता है। उसका दिमाग सोच में डूबा होता है। अजीब, जब युनचे ने हेवंस माइट सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन में कदम रखा तो उसकी रिलीज्ड पावर पहले से कम नहीं हुई, तो फिर वो फॉर्मेशन से इफेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्या कोई खास वजह थी, या शायद इस फॉर्मेशन में कोई गड़बड़ है? लेकिन वो आदमी तो अब मर चुका है। अब इन सब बातों पर सोचने का कोई फायदा नहीं। वो अपना स्लीव हिलाता है, एक रोशनी की बीम बनकर सोर्ड मैनेजमेंट टेरेस से गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड कोर्टयार्ड में। जब चू युएली ने युनचे के गिरने की पूरी कहानी सिया किंगयू को सुनाई तो जवाब में सिया किंगयू कुछ बोलती उससे पहले ही चू युएछान की कांपती आवाज सुनाई दी। वो पूछती है, क्या तुमने क्या कहा? क्या कहा तुमने? चू युएछान खड़ी हो जाती है। उसके आसपास के आइस स्पिरिट्स जैसे पागल हो जाते हैं। चू युएली उससे कंफ्यूज्ड नजर से देखती है, समझ नहीं पाती और पूछती है, एल्डर सिस्टर, क्या हुआ? तुम? चू युएछान का हिला देने वाला सवाल होता है, तुमने कहा वो मर गया, वो मर गया। इस पल में चू युएछान की आवाज इतनी कमजोर होती है जैसे बादलों में से आई हो। उसकी पलकें, नजर, आइस स्पिरिट्स और पूरा जिस्म सब कांप रहे थे। चू युएली हिल जाती है। वो अपनी सिस्टर को दुनिया में सबसे अच्छी तरह जानती थी। दुनिया में कोई भी चीज उसके दिल को हिला नहीं सकती थी, लेकिन अब उसके इमोशंस बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गए थे और पूरी तरह से।
पहली बार उसने अपनी सिस्टर को ऐसे देखा। वो कुछ कदम आगे बढ़कर चू युएचान के सामने खड़ी होती है और घबराकर पूछती है, एल्डर सिस्टर, क्या हुआ? तुमने कुछ गलत तो नहीं सुना ना? मैं कह रही थी कि जो मर गया वो युनचे था। वो उस स्या युआनबा को बचाने गया था जो उसके साथ आया था और उस डीमन के हाथों मर गया। उसकी लाश भी उस डीमन के पास है, सोर्ड मैनेजमेंट टेरेस के नीचे दबी हुई है। चुयुएली अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती और चू युएचान तब तक उड़ चुकी होती है। चुयुएली चिल्लाती है, एल्डर सिस्टर, और तुरंत उसके पीछे भागती है। शुई वुशुआंग और वू सुएक्सिन एक दूसरे को देखते हैं, समझ नहीं पाते क्या करें। और रही सिया किंगयू की बात, तो वो वहीं बैठी रहती है बिना हिले। उसकी नजर बस एक जगह टिकी होती है, बिना किसी रंग या फोकस के। उसकी सांस और दिल की धड़कन तक जैसे रुक गई हो। एक ही पल में उसका पूरा वजूद एक खूबसूरत लेकिन बेजान बर्फ के पुतले में बदल जाता है। चू युएचान आसमान में उड़ रही थी। उसकी आंखें खूबसूरत थीं, लेकिन धुंधली और बिना किसी एक्सप्रेशन के, जैसे उसकी सोल ही छिन गई हो। वो चुयुएली के जोर जोर से चिल्लाने पर भी कोई रिएक्शन नहीं देती। आखिर में वो सोर्ड मैनेजमेंट टेरेस पर जाकर उतरती है और हेवंस पनिशमेंट सोर्ड के सामने खड़ी होती है। वो उस तलवार को देखती है। उसकी आइस कोल्ड आंखें, गाल और चेरी ब्लॉसम जैसे होंठ कांपने लगते हैं। वो कांपती आवाज में बोलती है, मर गए, मर गए, तुम वाकई में मर गए हो, मर गए। चू युएली चिल्लाती है, एल्डर सिस्टर। चू युएली आखिरकार उस तक पहुंच जाती है। चू युएचान के इतने अजीब व्यवहार ने उसका दिल हिला दिया था। वो उसका हाथ पकड़ती है और घबराकर कहती है, एल्डर सिस्टर, क्या हो गया? क्या चल रहा है यहां? जल्दी बताओ। लेकिन चू युएचान उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं देती। वो फूलिशली हेवंस पनिशमेंट सोर्ड को देखती रहती है और बस एक ही बात बोलती है, तुम मर कैसे गए? क्यों? क्यों? बैंग की आवाज के साथ एक फ्रेंजी और आइसी कोल्ड पावर चू युएचान के शरीर से निकलती है और चू युएली को दूर धकेल देती है। वो हेवंस पनिशमेंट सोर्ड की तरफ दौड़ती है और लाखों आइस लोटसेस उस पर फटने लगते हैं, जैसे दर्द से भरपूर दुख का तूफान छूट गया हो। हर एक अटैक में उसकी पूरी स्ट्रेंथ थी। एक फ्रैंटिक थ्रोन का टेरिफाइंग पावर था। ठंडी हवा टेरेस में हर तरफ घूमने लगती है और आसमान में आइस क्रिस्टल्स भर जाते हैं। चू युएचान चिल्लाती है, क्यों? आखिर तुम क्यों मर गए? मैं नहीं मानती, मेरे सामने आओ, सामने आओ। तुम मर कैसे गए? क्यों? क्या तुम भूल गए कि तुमने क्या कहा था? तुमने खुद कहा था कि तुम एक ट्रू मैन हो, तो फिर तुम कैसे मर सकते हो? बाहर आओ, बाहर आओ। तुमने तो मुझे हासिल करने की बात कही थी। तुम फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड आकर मुझे लेने वाले थे, तो फिर तुम कैसे मर गए? बाहर आओ, प्लीज बाहर आओ। अगर तुम बाहर आ जाओ तो मैं सब कुछ करूंगी जो तुम कहो। बाहर आओ, बाहर आओ। जैसे बारिश का तूफान हो, काउंटलेस आइस क्रिस्टल्स पागलों की तरह हेवंस पनिशमेंट सोर्ड पर गिरते हैं, लेकिन वो तलवार तो हिला तक नहीं, कोई स्क्रैच भी नहीं पड़ता। हर टकराने की आवाज कान फाड़ देने वाली थी। चू युएली उसकी हालत देखकर बोलती है, एल्डर सिस्टर। उसकी हर हरकत को देखकर वो उसका दर्द महसूस करती है। उसकी आवाज सुनकर चू युएली हैरान रह जाती है। कितना भी अजीब हो, उसके दिमाग में एक इम्पॉसिबल सा डाउट घुस जाता है। टेरेस के जोर के हिलने से हेवनली सोर्ड विला के लोग तुरंत वहां आ जाते हैं। लिंग युएफेंग और कुछ एल्डर्स जो वहां से ज्यादा दूर नहीं होते, तेजी से पहुंचते हैं। सब सामने का सीन देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। चू युएली का दिल जोर से धड़क जाता है। वो तुरंत आगे बढ़कर चू युएचान को जोर से पकड़ लेती है और चिल्लाती है, एल्डर सिस्टर, बस करो। वो हेवंस पनिशमेंट सोर्ड है, उसे हिला भी नहीं सकते। युनचे अब मर चुका है, मर चुका है। चू युएचान का शरीर एकदम स्टिफ हो जाता है। सारे मूवमेंट्स रुक जाते हैं। चू युएली की यह बात उसकी लास्ट उम्मीद को भी तोड़ देती है। प्लॉप की आवाज के साथ चू युएचान के मुंह से खून निकलकर हेवंस पनिशमेंट सोर्ड पर गिरता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसका पूरा होश एक खाली डिस्पेयर में बदल जाता है। उसका शरीर धीरे धीरे पीछे गिरता है। चू युएली चिल्लाती है, एल्डर सिस्टर। एक छोटी सी कंफ्यूजन के बाद वो तुरंत चू युएचान को संभालती है और कोर्टयार्ड की तरफ उड़ा ले जाती है। लिंग युएफेंग तुरंत पूछता है, फेरी ऑफ फ्रोजन ग्लास, क्या हो रहा है? चू युएली उसकी बात नहीं सुनती। वो बिना कुछ बोले चू युएचान को लेकर उड़ जाती है और सबकी नजर से गायब हो जाती है। लिंग युएफेंग उस तलवार पर लगे खून के दाग को देखकर बोलता है, जल्दी, जैसे ही ग्रैंड मदर जुमू प्रिंसेस कांग युए को हील कर ले, उसे फ्रोजन ब्यूटी वाली फेरी के कोर्टयार्ड भेजो। युनचे की मौत ने सबको सिर्फ रिग्रेट दिया, लेकिन उसकी मौत के बाद जो चेन रिएक्शन हुआ उसका किसी ने सोचा भी नहीं था। चू युएचान ने खुद को समझने में गलती की। उसे लगा था युनचे के बंधन ने उसे कमजोर बना दिया, लेकिन वो खुद को नहीं समझ पाई।
अपने जज्बात नहीं समझ पाई। ड्रैगन गॉड ट्रायल के रेल में वो 5 महीने जिनमें युनचे ने उसका साथ दिया, हर खतरे से उसे बचाया, अपना खून बहा दिया। वो किसी भी औरत के पत्थर दिल को पिघला सकते थे, और चू युएचान तो कभी पत्थर दिल वाली थी ही नहीं। वो सिर्फ फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के एनवायरनमेंट में अपने इमोशंस को जमाए बैठी थी, लेकिन जब वो पिघले तो जो जज्बा निकला वो किसी भी नॉर्मल इंसान से ज्यादा था, और उसके खुद के अंदाजे से भी ज्यादा। जब उसने युनचे के मरने की खबर सुनी, उस वक्त उसने महसूस किया कि उसकी सोल दर्द और निराशा से जख्मी हो गई है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। श्वे वुशुआंग और वू सुएक्सिन उस वक्त सिया किंग्यू के पास होती हैं। वो पूछती हैं, जूनियर सिस्टर सिया, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? युनचे की मृत्यु की खबर सुनकर सिया किंग्यू एकदम बेजान सी हो जाती है। वो बस सामने देखती रहती है। सबको लगा था उसने युनचे से शादी सिर्फ अपने पिता के कहने पर और ग्रेटिट्यूड के लिए की थी। उन्हें लगा वो थोड़ा अफसोस करेगी, लेकिन उसका रिएक्शन उनकी सोच से परे था। बार बार बुलाने पर सिया किंग्यू की आंखें थोड़ी फोकस में आती हैं। उसका सीना जोर से उठने लगता है। वो धीरे से बोलती है, मैं ठीक हूं। वो धीरे से उठती है। उसकी हर मूवमेंट पपेट जैसी स्टिफ होती है। जैसे ही वो खड़ी होती है, वो लड़खड़ाती है। श्वे वुशुआंग और वू शुएक्सिन उसे संभालते हैं। सिया किंग्यू धीरे से पूछती है, जो मास्टर ने कहा, क्या सब सच है? दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। श्वे वुशुआंग बोलती है, तुम्हारे लिटिल ब्रदर को बचाने के लिए उसने उसे पीछे धकेला और खुद डीमन के हाथ में चला गया। सिर्फ एक हथेली में उसका शरीर चीर दिया गया और वो तुरंत मर गया। उसकी लाश भी डीमन के पास है। सिया किंग्यू बोलती है, और मत बोलो। उसका चेहरा एकदम से रंग छोड़ देता है। उसने अपने कपड़ों के किनारे कस के पकड़ लिए होते हैं। उसकी उंगलियां एकदम सफेद हो जाती हैं। उसके अंदर निराशा और बेचारी सी फीलिंग होती है, जो मौत से भी ज्यादा तकलीफ देती है। वो सोचती है, ऐसा कैसे हो गया? क्या मैं वाकई एक पत्नी होने लायक नहीं थी? मैंने उसके साथ सोर्ड मैनेजमेंट टेरेस क्यों नहीं जाने का फैसला किया? वो उन दोनों का हाथ हटाकर बोलती है, मैं अकेली जाना चाहती हूं सोर्ड मैनेजमेंट टेरेस। श्वे वुशुआंग और वू शुएक्सिन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो उसे नहीं रोकते, न उसके साथ जाते हैं। वो थोड़ा दूर पीछे ही रुक जाते हैं। वू शुएक्सिन हल्की सी सांस लेकर कहती है, लगता है एल्डर्स ठीक कह रहे थे, मर्द और औरत के बीच के इमोशंस वाकई में खतरनाक होते हैं। श्वे वुशुआंग कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जूनियर सिस्टर सिया वाकई में युनचे के लिए फीलिंग्स डेवलप कर लेगी। हां, लेकिन शायद ये अच्छा ही है। जब युनचे मर गया तो उसके लिए वो इमोशनल रूट्स भी खत्म हो जाएंगी, जो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। कोर्टयार्ड से निकलने के बाद सिया किंग्यू लड़खड़ाते हुए थोड़ा आगे चली तो अचानक उसके सामने शिया युएनबा का चेहरा दिखाई दिया। उसका सिर झुका हुआ था और वो एक ज़ॉम्बी की तरह आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर 2 लाइन थे जो अभी तक सूखे नहीं थे। वो थे खून के आंसू के निशान। जैसे ही सिया किंग्यू ने उसे देखा, शिया युएनबा ने भी उसे देख लिया। पहले जब भी वो उसे देखता था तो खुशी से भाग कर आता था और चिल्लाता था, बिग सिस्टर। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ एक डर था और वो पैनिक में पीछे हट गया। वो धीमी आवाज में गरजता है, फिर अचानक मुड़कर भाग जाता है। सिया किंग्यू चिल्लाती है, युएनबा। सिया किंग्यू की नजर कांपती है और वो तुरंत उसके पीछे उड़ जाती है। वो उसके सामने जाकर लैंड करती है और शिया युएनबा के कदम रुक जाते हैं। दोनों हाथों से वो अपने आगे डिफेंस बनाता है और अपनी भारी आवाज में चिल्लाता है, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। सिया किंग्यू घबरा के पूछती है, युएनबा तुम्हें क्या हो गया है? शिया युएनबा का हाल देखकर सिया किंग्यू का दिल और भी दुख से भर जाता है। वो जानती थी कि युनचे की मौत से सबसे ज्यादा टूटा कोई होगा तो वो युएनबा ही होगा। सिर्फ दर्द ही नहीं, गिल्ट और पछतावा भी उसके दिल को तोड़ रहा था। वो सब कुछ जो किसी भी इंसान के लिए सहना मुश्किल होता। शिया युएनबा चिल्लाता है, मेरे पास मत आओ। वो पीछे गिरता है और उसकी आंखों से आंसू छूट जाते हैं। मैंने ही जीजा जी को मार दिया। मैं नहीं चाहता कि बिग सिस्टर भी मर जाए। मैं तुमसे गुहार करता हूं, मत आओ, मेरे पास मत आओ। सिया किंग्यू समझाने की कोशिश करती है, युएनबा प्लीज ऐसे मत करो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। शिया युएनबा चीख कर कहता है, नहीं, ये मेरी गलती है, ये मेरी ही गलती है। वो जमीन पर घुटनों के बल गिरता है और तकलीफों में रो पड़ता है। मैं ही वो ट्रैश हूं जिसने जीजा जी को मार दिया। सब कुछ मेरी वजह से हुआ, सब कुछ मेरी वजह से। क्यों नहीं मैं ही मर गया? क्यों मैं पहले नहीं मर गया? आह! वो दर्द से चिल्लाता है और अपने सिर पर जोर से घूंसा मारने लगता है। सिया किंग्यू एक कदम आगे बढ़ती हुई बोलती है, युएनबा ऐसा मत करो। शिया युएनबा पागलपन से चिल्लाता है, यहां मत आओ,
मेरे पास मत आओ। वो दोनों हाथों से अपने आगे शील्ड बनाता है। उसकी आंखों से आंसुओं का तूफान छूटता है। उसकी आवाज रो पड़ती है। तुम मेरी बिग सिस्टर हो, मेरी सबसे करीब रिश्तेदार हो। जीजा जी मेरा भाई जैसा था, मेरा सबसे करीब इंसान। वो दिन ब दिन पावरफुल होता गया और एक ऐसे इंसान में बदल गया जिसे मैं एडमायर करता था। वो मुझे इस बेकार को ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस तक ले गया, जहां मैं सपने में भी नहीं जा सकता था। फिर मुझे ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट में ले गया, जिसका मैं सपना भी नहीं देख सकता था। जब भी मुझे कोई बुली करता था, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, वो उन्हें मार देता था बिना डरे, और उन्हें मुझे दोबारा छेड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं बिना डरे उसके सारे अचीवमेंट्स का फायदा उठाता रहा। उसकी ग्लोरी मेरी ग्लोरी थी, क्योंकि वो मेरा जीजा जी था, सबसे करीब। लेकिन मैंने जीजा जी के लिए क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने ही जीजा जी को मार दिया। मैंने ही मार दिया। मैं एक बेकार हूं, एक कुत्ते से भी गिरी हुई चीज, एक ट्रैश जिसने अपने जीजा जी को मार दिया। एक ट्रैश। सिया किंग्यू अपने होंठ काट लेती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे उसके दुख से टूट चुकी सोल को समझाए। शिया युएनबा का दर्द लंबी देर तक जारी रहता है। वो एक छोटे बच्चे की तरह रो पड़ता है, निराशा में डूबा हुआ। उसके आंसू जमीन को भिगो देते हैं। सिया किंग्यू कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उसे देखते हुए रोने देती है। दर्द से रोना भी जरूरी था। कम से कम उसके दिल का कुछ दर्द तो बाहर निकलता। थोड़ी देर बाद हवा की सीटी गूंजती है। कई वक्त के बाद शिया युएनबा का रोना धीरे धीरे थमना शुरू होता है। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा रहता है। उसके बाल उसके चेहरे पर लटक जाते हैं। काफी देर शांत रहने के बाद वो धीरे से उठता है और हल्की सी आवाज में बोलता है, एल्डर सिस्टर, मैं जा रहा हूं। सिया किंग्यू घबराकर पूछती है, जा रहे हो घर वापस? शिया युएनबा दर्द भरी मुस्कान के साथ कहता है, नहीं, मैं घर वापस नहीं जा रहा। मुझ जैसे ट्रैश के पास घर जाने का हक नहीं है। अगर मैं वापस गया तो मुझे सिर्फ फादर के प्रोटेक्शन में जीना पड़ेगा। शायद एक दिन मैं फादर को भी मार डालूंगा। मैं ट्रैश नहीं रहना चाहता। मैं उन करीब लोगों को और नहीं खोना चाहता। मैं निकल रहा हूं। मुझे वो पावर ढूंढनी है जो मुझे ट्रैश न बनाए। मुझे स्ट्रांग बनना है। मैं अब और ट्रैश नहीं रहना चाहता। शिया युएनबा अपने आंसुओं को पोंछता है, फिर डिटरमिन्ड मुस्कान के साथ कहता है, एल्डर सिस्टर, मेरे लिए चिंता मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि यह जिंदगी जो मेरे पास है वो जीजा जी ने अपने जीवन के बदले मुझे दी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद को मरने नहीं दूंगा। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि एल्डर सिस्टर मुझे रोके नहीं, मुझे ढूंढे भी नहीं। मैं वापस आऊंगा एक दिन। उसी दिन का इंतजार करना जब मैं अपने पावर के साथ वापस लौटूंगा, एल्डर सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, फादर को प्रोटेक्ट करने के लिए, हर उस इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। सिया किंग्यू चुप रहती है। शिया युएनबा उसकी तरफ पीठ करके चला जाता है। उसका हर कदम धीमा था, लेकिन बहुत अटल था। सिया किंग्यू उसके पीछे नहीं जाती। वो बस खाली नजर से उसकी जाते हुए पीठ को देखती रहती है। उसकी हेजी आंखों में वो हमेशा खुश, केयरलेस और एनर्जेटिक लिटिल ब्रदर एकदम बदला हुआ दिखाई देता है। एक इंसान जो अब ग्रो कर गया है। सिया किंग्यू धीरे से बोलती है, युएनबा, अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वो अपने सीने पर हाथ रखती है, अपनी आंखें बंद करती है और बोलती है, युएनबा, थैंक यू, मुझे मजबूत बनना सिखाने के लिए। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस नोवेल को ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूं, तो फिर वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे जैसे ही मैं आगे के एपिसोड अपलोड करूं, आप तक पहले नोटिफिकेशन आए और आप पहले वीडियोस को देख पाए।